हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो भी देखा कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमने क्या-क्या देखा कि स्टैटिक फ्लूइड के रेस्ट की कंडीशन, फ्लूइड के मोशन की कंडीशन, 2 अलग-अलग कंडीशंस देखे। एकदम बिहेवियर ऑफ कैसा एनएलएम वर्क पावर एनर्जी के फॉर्मेट के लिए तरह देखो, जैसे हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन विथ फ्रिक्शन पढ़ते हैं या जैसे भी हम लोग देखते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन कुछ एक प्रॉपर आता है कि मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम जानते हैं कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करती है तो कैसा इंटरमोलिकुलर ऑफ फोर्सेस के कारण वहां पे कैसा होता है, दोनों बॉडी एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमने पढ़ा। इसी तरह से कुछ फ्लूइड में भी देखने को मिला। ठीक है, तो फ्लूइड के अंदर जैसे वहां पे हम उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, फ्लूइड के अंदर सेम फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। तो मैं अपने चैप्टर की हेडिंग डालता हूं सबसे पहले, फिर मैं इसको बताना स्टार्ट करता हूं। क्या कहते हैं, विस्को, क्या कहते हैं, विस्को, फिर उसके बाद सिटी, एस आई, विस्को सिटी। क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब जब फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये एनालिसिस कैसे आया, क्योंकि हमने फ्लूइड के अंदर तो हर बार लेमिनार फ्लो को ही देखा कि मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन से सभी ऑफ डेप्थ पे या सभी ऑफ सरफेस एक साथ मोशन कर रहे हैं। फ्लूइड के अंदर तो हमने ऐसा नहीं देखा कि एक फ्लूइड ऐसा मेरे पास रेस्ट पे, दूसरा फ्लूइड उसके ऊपर इस तरह से मोशन कर रहा है। दो फ्लूइड एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं। हम तो ये जान रहे हैं कि रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन पे है। दो फ्लूइड हैं, दोनों आपस में कभी ना कभी कैसा एक दूसरे में डिजोल्व हुई हो रहे हैं। ठीक, अब जैसे विस्कोसिटी पहली बार देखने को कब मिली या हमें ऐसा कब पहली बार कब देखने को मिली, वो तो साइंटिस्ट का काम है, वो तो सेकेंडरी है कि उनको देखने को क्या हमेशा ही प्रेजेंट था एटमॉस्फेयर में हमारे पास, हमें देखने को हमेशा हमारे सराउंडेड में था। बस हमें एनालिसिस नहीं था कि कब कहाँ पे है और कैसा है। तो जैसे हमें इसे देखें क्या, अगर हम बात करें कि जैसे अभी हम लोग इस एज ग्रुप की बात करते हैं कि अभी जैसे 17 एज में आ रहे हो या अपने 18s पे आ रहे हो, तब की कंडीशन पे जब आप देखो तो आप इसको अपने सराउंडिंग में पहली बार सबसे फर्स्ट टाइम कब देखने को पाओ। देखो, टैप से जो पानी आ रहा है वो एकदम लेमिनर तो नहीं आ रहा है कि मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन स्टेडी स्टेट का मोशन करते हुए आ रहा है। तुम उस पे देखोगे उसमें भी टर्बुलेंस है कहीं ना कहीं। और अगर अच्छे से देखो, देखो जब बारिश का मौसम होता है, अब तो आजकल के बच्चे ये कॉन्सेप्ट ही भूल गए कि मतलब एक कागज की नाव बनाते थे, बारिश होती थी गांव में या फिर घर के बाहर ऐसे मोहल्ले में जो गलियां होती थी, वहां पर से पानी का फ्लो होना स्टार्ट करता था, उसमें अपनी कागज की नाव रखते थे और वो ऐसे मोशन करते हुए चली जाती थी। ऐसा कभी आज के डेट पे बल्ले बच्चे तो देखते भी नहीं, क्योंकि बारिश हुई तो वो अपना घर के अंदर और मोबाइल में पबजी, फ्री फायर, इसी में दुनिया भर की या फिर इंस्टाग्राम की रील ऐसे स्क्रॉल करते हुए वो टाइम व्यतीत कर देते। लेकिन थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा देखो, देखो जो सबसे फर्स्ट ये विस्कोसिटी का फॉर्मेट आपको देखने को अपने सराउंडेड में जो इजीली अवेलेबल है, वो कैसा, अगर आप कभी देखना नदी को देखना, एकदम शांत, मतलब नदी कैसा हो, फ्लो कर रही हो, पानी थोड़ा क्लियर हो, उसमें अभी जैसा मटमैला सा ना हो, पत्थर हो, तो कभी भी देखना कि अगर उसके ऊपर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट फेंके तो वो डूबना चाहिए। अब जैसे-जैसे वो डूबना स्टार्ट करेगा तो पहले वो कैसा बहुत तेज जा रहा हो, बट धीरे-धीरे वो नीचे जाते-जाते एक टाइम पे ग्राउंड सरफेस को टच कर रहा होगा और हमेशा ग्राउंड सरफेस में जो ऑब्जेक्ट वो लगभग-लगभग रेस्ट पे ही होगा। देखना कभी भी एक ब्लॉक को उठाना या फिर एक छोटे से पत्थर को ही उठाना, जब तक वो पानी में नीचे जा रहा होगा तो वो ऐसे अपने आप को ऑसिलेट करते हुए आपको दिख रहा होगा कि आगे जाते-जाते एक टाइम पे जैसे ही सरफेस को टच किया तो वहाँ पे रह गया। ऐसा क्यों हुआ? हमें ऐसा तो नहीं है कि वाटर में हमें ये फर्स्ट टाइम फील हुआ कि वाटर के सबसे ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी ज्यादा और जैसे-जैसे नीचे जा रहे हैं वेलोसिटी क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। हमने तो लेमिनार फ्लो में ये पढ़ा था कि मेरे पास अगर वाटर ऐसे मूव कर रहा है तो वही वेलोसिटी से नीचे, वही वेलोसिटी से जितने भी हैं, सब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखने को पा रहे हैं कि ऊपर वाला पोर्शन अलग वेलोसिटी से,
जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। मतलब जैसे जैसे आप डेप्थ पे जा रहे हो तो वेलोसिटी में क्या आते जा रहा है, डिफरेंस आते जा रहा है। अगर वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है तो ये डिफरेंस आ कहाँ से रहा है, तो कोई तो ऐसा चीज होगा जो कि फ्लूइड के मोशन का अपोज कर रहा होगा। वही यहाँ पे कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। और फ्लूइड के फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसकी विस्कोसिटी कहते हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है एक्चुअल में कि रिलेटिव मोशन का क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। तभी तो देखो सबसे ऊपर साइड वाले में मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, या बॉडी का ऊपर के में वेट कितना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये सबसे फास्ट ऑफ मोशन कर रहा है। जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो मुझे यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी विथ डेप्थ क्या कर रही है मेरे पास, वेरी कर। वहां पे ऐसा नहीं था। जब नॉर्मल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ते हो तो आप सिंपल से ये कहते हो कि एक ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर बी है। अगर मेरे पास ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से और दूसरा इधर मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, तो हम ये देखेंगे कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन पे है। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू अगर है तो यहाँ पे हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास एक में फ्रिक्शन फोर्स जिधर लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे वाले में लग रहा होगा। हम ये देखें हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के ऊपर वाले मास पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा ही है कॉन्टेक्टिंग ऑफ बॉडी के हमेशा रिलेटिव मोशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा जब देखने को मिला तो हमें ये समझ में आया कि अगर मेरे पास एरिया कम है तो अलग चीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कॉन्टेक्टिंग एरिया पे कोई डिपेंडेंसीज नहीं थी, बट अब यहाँ पे कॉन्टेक्टिंग एरिया पे डिपेंडेंसीज आ रही है। अब अगर यहाँ पे आ रही है तो अब देखो इसके बाद कुछ इस तरह से, फिर उसके बाद इस तरह से। इसको थोड़ा अच्छे से ही बनाते चलता हूँ, ये हटाओ। ऐसा कुछ एज्यूम करता हूँ कि ये y कैसा है, मेरे पास हाइट है इस तरह से, और ये मेरे पास इधर कौन सा है, ये x, ये इसकी एरिया a है। इस तरह से कुछ मैं देख रहा हूँ। जैसे मैं ये कहा कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है, इसकी स्पीड कितनी है मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ कि ये v है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ते जा रहा हूँ इसकी स्पीड क्या होते जा रही है, मुझे बढ़ते जा रही है। एक छोटे फॉर्मेट में ही बढ़ रही है लेकिन बढ़ जरूर रही है। ऐसा ही होगा। अब देखो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ से इसकी ऊपर की डायरेक्शन की हाइट कितनी कह दिया मैं इधर, कि मेरे पास यहाँ से कितनी हाइट पे, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक स्मॉल पोर्शन को ले रहा हूँ, तो ये एक स्मॉल पोर्शन में सेलेक्ट किया हूँ जो कि ग्राउंड से मेरे पास कितनी हाइट पे, यहाँ से y से ये कितनी हाइट पे है मेरे पास यहाँ पे dy पे है। ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है, यही देखने को मिल रहा होगा। तो देखो इधर अलग फोर्स लग रहा होगा, ऐसा कुछ लग रहा होगा, ठीक। तो जिसके कारण ये मोशंस पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला फर्स्ट कि यहाँ पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया आ रहा है, ये विस्कोसिटी में हमें ये देखने को मिला कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया आ रहा है F बाय ए जो है, ये ए कौन सा है, कॉन्टेक्टिंग एरिया है। कौन सा एरिया है, कॉन्टेक्टिंग एरिया है। तो F बाय ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसा, देखो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में चेंजेस हुआ तो ये dv बाय ऑफ कौन सा है, dy है। वाई क्या है मेरे पास, मतलब चेंजिंग ऑफ जो वेलोसिटी है विथ ऑफ हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से जब मैं इसे देखा तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा है, a dv बाय ऑफ कौन सा है, dy है। जहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को अगर मैं रिमूव करूं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक। इनटू ऑफ क्या होगा, a और dv बाय ऑफ कौन सा है, dy।
मतलब और यहाँ पे एक निगेटिव सिंबल आएगा तो जो निगेटिव साइन बताता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? विस्कोसिटी। कौन सा मेरे पास? विस्कोसिटी कैसा होगा? इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। ठीक, ये चीज होगा। और ईटा को हम क्या बोलते हैं? इसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कह रहा हूं तो आप ये समझो कि ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट कितना हो। देखो, जब हम एनएलएम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमें ये समझ में आया कि वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू थी, वहां कोएफिशिएंट ऑफ ये क्या था? फ्रिक्शन था। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो यहाँ जो म्यू था वो कैसा था? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। क्या यहाँ पे ये ईटा यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा क्या? चेक करो एक बार। क्या ईटा यहाँ पे मेरे पास यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा क्या? बोलो। देखो, यहीं से समझो कि थोड़ा-थोड़ा इसे ध्यान देना स्टार्ट करो तो खुद ही समझ में आएगा कि क्या-क्या इसमें प्रॉब्लम है। देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक? तो मेरे पास उसकी स्पीड कैसी होगी? रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन फोर्सेस की वैल्यू कैसी होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? देखो, बोलो। चलो, देखना स्टार्ट करते हैं थोड़ा-सा। देखो, अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ईटा की अगर मैं एफ का मैग्नीट्यूड देखना स्टार्ट, तो मैं इसे कैसा देखूंगा? ईटा ए डीवी बाई ओ डी वाई भी कह सकते हो। और सिमिलर कई लोग इसे ऐसा भी देखते हैं कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई ओ क्या लिखते हो? डी एक्स। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने वेरिएबल में कई लोग इसको एल के फॉर्मेट में भी लिखते हैं, सब वेल एंड गुड। ये एल या एक्स क्या है मेरे पास? ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट पे वो स्मॉल पोर्शन है, बस। ठीक, तो एसआई यूनिट अगर मुझे देखनी हो, किस या देखनी हो कि एसआई यूनिट देखनी हो तो एसआई यूनिट आप ईटा की कैसे देखोगे? देखो, ईटा इज इक्वल टू आप देखोगे कि एफ ए और ये डी वाई अपॉन डी एक्स कहोगे। तो अगर मैं ये कह रहा हूं तो मुझे ये समझ में आया एक्चुअल में ये क्या कहलाता है? डीवी वाई ऑफ डी वाई जो है इसे आप क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हो। क्या कहते हो? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हो। ठीक, कोई भी चीज को अगर मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर पर यूनिट मतलब वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ अगर आप देख रहे हो तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है। और एक्सेलरेशन पर यूनिट लेंथ देख रहे हो तो वो एक्सेलरेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, तो देखो यहां से फोर्स के लिए क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और फिर से क्या है? उल्टा हो गया क्या? उल्टा ही हो गया ना, ये ऐसा है। ठीक, तो ये कौन सा हो गया? मीटर स्क्वायर अपॉन ये ऐसा है, सॉरी। और ये कब कहाँ मैं लिख रहा हूँ यार? ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हुआ, ये मीटर पर सेकेंड हुआ। तो जहां से आप लिख सकते हो कि एक मीटर कैंसिल आउट हुआ तो आप किसे लिखोगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये सेकेंड या पास्कल सेकेंड भी कई बार इसे कहते हो। ठीक, और तो और इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखने गए तो डायमेंशनल फॉर्मूला से ज्यादा इसी चीज को आप एसआई यूनिट में क्या बोलते हो? एक डेसा पॉइस बोलते हो। क्या बोलते हो? एक डेका पॉइस। डेका पॉइस मतलब समझते हो? वन डेका पॉइस, या इसी को क्या बोलते हो एसआई यूनिट में? वन डेका बोलते हो, वन डेका पॉइस। ठीक, और वन डेका पॉइस किसके इक्वल होता है? 10 पॉइस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 10 पॉइस के इक्वल होता है। वन डेका इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है?
10 पोइस के इक्वल होता है। ये कौन सा यूनिट है? ये सीजीएस यूनिट है। कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। ठीक है। उसके बाद अगर इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको देखना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूले में आप क्या लिखते हो इसके? देखो, डिराइव कर लो एक बार। बोलो, फोर्स के लिए क्या लिखते हो? एम एल टी दी पावर ऑफ -2। डी वाई अपॉन के लिए क्या लिखोगे? बोलो, ये हो जाएगा एल, डिनोमिनेटर में एल टी दी पावर ऑफ -1। ए के लिए कितना लिखोगे? एल का स्क्वायर। बोलो, एक दो, और ये दो कैंसिल, एक बचेगा, तो आप कितना लिखोगे? एम एल की पावर में -1, अगले स्टेप में टी दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। ठीक, इतनी चीज आप देख लो, बस फिर इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट मार लो ना, स्क्रीनशॉट मार लो। चलो पहले मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ। लिखो, लिखो। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, देखो ना एक थ्योरी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू विच, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच it oppose the relative motion, due to which it oppose the relative motion between the different layer is called viscosity और fluid friction ये भी कहते हैं। and the force between the layer is force between the layer is opposing the relative motion, is relative motion, opposing is the relative motion, is called viscous force, is called sorry, is called viscous force or viscous drag। ठीक, फिर पैराग्राफ चेंज करो, लिखो द इंटरनल फ्रिक्शन ओ fluid, the internal friction of fluid, ठीक, the internal friction of the fluid which tends to oppose which tend to oppose relative motion between different layer of the fluid of the fluid बोलते हो, fluid is called viscosity, is called viscosity। देखो, अब इसके जो छोटे मोटे एग्जांपल देखने को पाते हो वो कैसा पाते हो? देखो, जिसमें जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा, मतलब जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जो मटेरियल जितना ज्यादा थिक होगा, उसमें उतना ही ज्यादा विस्कोसिटी देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा कि एक गिलास में पानी डाल दो, ठीक है, अब उसे ऐसे पलटो या फिर हल्का ऐसे इंक्लाइन करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसमें से पानी गिरना स्टार्ट हो। लेकिन यही चीज अगर उसी गिलास में अगर मैं हनी डाल दिया और उसको धीरे 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 ऐसे टिल्ट करना स्टार्ट किया, इंक्लाइन करना स्टार्ट किया, तो अभी उसमें हनी उतना फास्ट नहीं गिरेगा। अब ये इंपॉर्टेंट आता है कि विस्कोसिटी, फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस इन लिक्विड जो हमें देखने को मिलता है वो हमारे पास कैसा है, प्रॉफिटेबल है या नुकसान। देखो, प्रॉफिटेबल तो ऐसा है, या मतलब उसकी जो मेरिट्स हैं वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। देखो, अगर इंजन की बात करें, देखो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास दो लिक्विड के मतलब ऐसे लेयर बन रहे हैं, मान के चलो इंजन की, गाड़ी के इंजन की बात करें तो दो, ये सॉरी, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में ऐसे जब मेरे पास बार बार फ्रिक्शन होगा तो ये एक सॉलिड या मेटल बॉडी पे जब बार बार फ्रिक्शन होगा तो उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब उस हीट प्रोडक्शन के साथ साथ वो धीरे धीरे कैसा करना स्टार्ट करेगा, मेरे पास वहां पर क्या हो जाएगा,
आग भी लग सकती है, मेटल मतलब अपने शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है? बट जैसे उसमें हम फ्लूइड को डालते हैं तो उसमें कैसा होता है कि वो रिलेटिव मोशंस का अपोज करता है, आपस में एक फ्रिक्शंस की तरह बिहेव करते हैं। एक लेयर इसके साथ और एक लेयर इसके साथ अपोज कर रही है प्रॉपर ऐसे, ठीक है? अब जैसे अपोज कर रही है तो वहां पे एक पतली थिन फिल्म वो बनानी, ठीक है? तो वहां पर उसके फ्रिक्शंस के कारण अब फ्रिक्शन जो सरफेस पे हो रहा था वो कहाँ पे फ्रिक्शन शिफ्ट हो गया, फ्लूइड के बीच में हो गया। फ्लूइड में फ्रिक्शन कंपैरेटिवली वो सॉलिड बॉडी के कंपेयर में कैसा होता है, कम, ठीक? अब ये चीज तो हुई हमारे पास सॉलिड बॉडी के कंपेयर में कम होगा। अब दूसरा, वहीं पर उस फ्लूइड का काम ये भी हो जाता है, उस फ्लूइड का काम वो हमारे पास कैसे टेम्परेचर को लो भी करता है, ठीक है? चलो, यहाँ तक पहले देख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सिमिलरिटीज बिटवीन विस्कोसिटीज एंड किस पे देखेंगे हम, सॉलिड फ्रिक्शन में देखेंगे। पहले इतना देख लो। चलो, इसको हटाओ, इसको हटा दो। देखो, अब क्या देखना, हमें सिमिलरिटीज देखना है, ठीक है? सिमिलरिटीज बिटवीन किसके और किसके बीच में, सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी के बीच में हमें देखना है, ठीक है? चलो, पहले मैं ऐसे ही बोलना स्टार्ट करता हूँ, फिर बाद में मैं बोल दूंगा तो आप थ्योरी लिख लेना, ठीक है? देखो, पहली चीज, दोनों में ये समझो कि दोनों चीज किस बात पे मेरे पास डिपेंड करती है, सिमिलरिटीज। फर्स्ट, दोनों किसको, रिलेटिव मोशन का क्या करेंगे मेरे पास, रिलेटिव मोशन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक? पहला, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही होता है कि दोनों रिलेटिव मोशन का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। और दूसरा क्या होता है, बोलो? और दूसरा ये होता है कि दोनों मोलिकुलर अट्रैक्शन के कारण होते हैं, बोथ ड्यू टू बोथ ड्यू टू बोथ ड्यू टू मोलिकुलर अट्रैक्शन, ठीक? इसके कारण होता है। पहला किसके कारण, रिलेटिव मोशन के अपोज के कारण, मतलब रिलेटिव मोशन का क्या करेंगे, दोनों अपोज करेंगे। ये एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड में लगेगा विस्कोसिटी का, और ये कैसा, सॉलिड के कॉन्टेक्टिंग ऑफ बॉडीज पे, ठीक है? और दोनों में एक चीज कॉमन होती है कि दोनों कैसा, मोलिकुलर अट्रैक्शंस के कारण होते हैं। दो मोल्स के आपस में, ये मतलब मोल क्या कहने का, ऐसे कांटेक्ट में होते हैं ना, तो इसके रीजन के कारण, ठीक है? अब ये है बोथ ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये दो इनमें कैसी है, सिमिलरिटीज, ठीक? उसके बाद थर्ड नंबर हम लोग जब चलते हैं, सॉरी, थर्ड नंबर की हेडिंग है, अभी कौन सा है मेरे पास, डिफरेंस। क्या देखना है मेरे पास, डिफरेंस बिटवीन, किसमें और किसमें देखना है, सॉलिड फ्रिक्शन एंड किसमें देखना है, सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी में, ठीक है? देखो, पहला, सबसे फर्स्ट, मेरे पास जब सॉलिड फ्रिक्शन के लिए देखो, ठीक है, जब सॉलिड फ्रिक्शन के लिए देख रहे होगे और एक साइड किसके लिए देख रहे होगे, विस्कोसिटी के लिए देख रहे होगे, तो सबसे पहले तो ये समझो कि सॉलिड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के नॉर्मल के या बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, बॉडी
वेट पे डिपेंड करता है कि बॉडी का वेट कितना है, ठीक है? या किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन जिसे तुम कहते हो, क्या कहते हो? नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक? और ये किस पे डिपेंड करता है? कभी नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक? अब ये कैसा होता है मेरे पास? ये कॉन्टेक्टिंग ऑफ एरिया पे कहीं पे भी इसकी कोई डिपेंडेंसीज नहीं है। ये कैसा होता है मेरे पास? इंडिपेंडेंट ऑफ कैसा होता है मेरे पास? कैसा होता है? डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्टिंग एरिया, कॉन्टेक्टिंग एरिया, ठीक? और ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है मेरे पास? डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्टिंग एरिया, डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्टिंग एरिया। ये इन पे डिपेंड करता है, एक कॉन्टेक्टिंग एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये कॉन्टेक्टिंग एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक? अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है क्या? देखो यहाँ पे वेलोसिटी ड्रैग जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कैसा होता है? नॉर्मल रिएक्शन होता है, यही होता है ना? देखो बताओ, विस्कोस ड्रैग मेरे पास ये तो नॉर्मल के इंडिपेंडेंट हम लोग देख चुके हैं, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है क्या? तीसरा, वेलोसिटी पे देखो, वहां पे कोई भी फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था क्या? बोलो भाई। देखो ये किस पे डिपेंड नहीं करता? सॉलिड किस पे नहीं डिपेंड करता? बॉडी के रिलेटिव मोशंस में डिपेंड तो करता है, बट कितनी वेलोसिटी है उस पे डिपेंड करता है क्या? नहीं डिपेंड करता, डज नॉट डिपेंड्स वेलोसिटी। अगर एक बार बॉडी मोशन पे आ गया तो वो चाहे जिस भी वेलोसिटी से चल रहा हो, मेरे पास उस पे हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। बट विस्कोसिटी पे, इस पे मेरे पास विस्कोसिटी पे कैसा देखने को मिलेगा? डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन किस पे रहेगा मेरे पास? वेलोसिटी ग्रेडियंट पे रहता है। किस पे रहता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड्स करता है। बस ये तीन इंपॉर्टेंट चीज थी, ये तीन चीज आपको जानना है। ये आपके पास कैसा है? सिमिलरिटीज है, और ये कैसा है? डिफरेंस, ठीक है? तो टोटल ये 5 रिलेशंस आप देख चुके हो, ठीक है? देख लो, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मारना। चलो देख लो, एक बार अच्छे से देख लो प्रॉपर। चल मैं इसको रफ करता हूँ। इसके बाद एक लास्ट है ना, मैं बोल देता हूँ, एप्लीकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, सम एप्लीकेशंस, ठीक है? देखो सबसे फर्स्ट किस में है मेरे पास? लिब्रिकेशन में। किस में रहता है मेरे पास? लिब्रिकेशन पे। लिब्रिकेशन पे कैसा? समझो, अगर हमें ये मालूम कि विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर क्या करती है? वेरी करती है, ठीक है? जैसे अगर कभी मन किया कि जैसे शहद को ही मैं बोलता हूँ या फिर किसी भी ओपेक लिक्विड को लो, जैसे घी को, ठीक? अगर शुरू में ऐसे जब घी जमी हुई है ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर में, धीरे धीरे उसको अपने बॉडी कांटेक्ट करो, तो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट करेगी और धीरे धीरे आपके हाथ से बाहर छूटना स्टार्ट करेगी। और जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा होते जाएगा, उतनी ही वो थिन होती जाएगी। पहले थिक रहेगी, फिर धीरे धीरे पतली लेयर होते जाएगी, मतलब उतना ही कम फ्रिक्शन होते चला जाएगा, ठीक?
तो लिब्रिकेशन में हमें अगर ये आइडिया हो कि कौन सी बॉडी के टेम्परेचर कितने जा रहे हैं, तो हम उसमें उस थिकनेस के हिसाब से उस पे फ्लूइड डालें जो उस टेम्परेचर तक स्ट्रीम ना बन के कैसा हो, सिर्फ हल्का सा कैसा हो मेरे पास थिन हो जाए और उसमें प्रॉपर लिब्रिकेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक, अब देखो इसी चीज का यूज बाइक सब कोई चलाते होगे या कार चलाए होगे शॉक सस्पेंशन के लिए, तो शॉक एब्जॉर्बर के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं। किसके लिए? शॉक के लिए भी इसी का यूज करते हैं। कि कैसा? जब हाईली ऑफ डेंसिटी कर जाता है तो वो एकदम कंप्रेस नहीं होता है, वो कैसा शॉक को एब्जॉर्ब करता है, उसके मोशंस का अपोज करता है। ठीक, तब के लिए हम इसका यूज करते हैं। डैम्प ऑसिलेशंस के लिए करते हैं, हमारे वेसल्स पे जो वो है नसें हैं उस पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका भी हेल्प लेता है, वो भी विस्कोसिटी का हेल्प लेता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कहीं पर भी अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो वहां पे विस्कोसिटीज नहीं देखने को मिलती। इसी के पीछे ये मतलब विस्कोसिटी के कारण आप ये देखते हो हमेशा कि बैंक ऑफ रिवर में कैसा होता है, जो किनारे की मिट्टियां होती हैं या फिर नदी के जब किनारे साइड में आप आते हो तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है और नीचे जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज करती है, जिससे नीचे का सरफेस बहुत ज्यादा तेज से आगे नहीं बढ़ता है और हमसे कैसा वो जो मिट्टी की परतें हटती हैं वो बची होती है। ठीक है, चलो मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, लिखना स्टार्ट कर लेना सम एप्लीकेशंस पे अगर देखना हो तो। देखो पहले मैं बोल देता हूँ, आप स्पीड स्लो करके सुन लेना, मैं बहुत तेज बोलूंगा। एज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, पहला पॉइंट है इसमें सम ऑफ एप्लीकेशंस पे। एज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड vary with temperature, proper choice of lubricant, proper choice of lubricant is made depending upon season, it made depending upon season। ठीक है, ये अपने यहाँ पे मतलब नहीं है, उतना ज्यादा वेरिएशंस नहीं है टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया माइनस में टेम्परेचर चला गया है ना। देखो लेकिन यूज होता है अपने यहाँ पर भी, अब ऐसा नहीं मान के चलो कि एकदम से यूज नहीं। दूसरा, लिब्री सॉरी लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी आर यूज्ड इन शॉक एब्जॉर्बर एंड बफर एट रेलवे स्टेशन तीसरा है द फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी the phenomena of viscosity of air and liquid is used to damp the motion of some instrument। ठीक, उसके बाद फोर्थ है द नॉलेज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ viscosity of organic liquid is used in determining the molecular weight and shape of the organic molecules। फिफ्थ है it find an important use in the circulation of blood through veins of human body human human body। ठीक, चलो इसको रब करता हूं, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं जल्दी जल्दी। आज का लेक्चर हो सकता है छोटा हो, नेक्स्ट लेक्चर लंबा ही होगा। ठीक है, या नहीं तो अपने टाइम के हिसाब से देखेंगे कितने टॉपिक्स कवर होते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हुआ स्क्रीन पे।
क्या क्वेश्चन है हमारे पास? A square plate of area 4 meter square is made to move horizontally with a speed of 4 meter per second. क्या बोल रहा है? A square plate of area, मेरे पास कितना है स्क्वायर प्लेट की एरिया क्वेश्चंस के हिसाब से? एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक? इज मेड ऑफ मूव हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड of 4 meter per second by applying a horizontal tangential force over the free surface of liquid. The depth of liquid is 2 meter. And the liquid in contact with the bed is stationary if coefficient of viscosity is 0.02 poise. ठीक, किसमें है? 0.02 poise में गिवन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ना कि किसमें गिवन है आपके पास? डेका पॉइस में। डेका पॉइस आपके पास एसआई यूनिट होता है, ठीक है? Then calculate the tangential force required to move the plate. ठीक है? तो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक प्लेट की एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, जो कि किस वेलोसिटी के साथ या किस स्पीड के साथ चलना चाह रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रहा है। और जहां पे ग्राउंड पे वो टच कर रहा है, उस पॉइंट की स्पीड कितनी है मेरे पास? 0 है। मतलब बॉटम एंड के लिए कितना मेरे पास है? 0 है। स्टेशनरी है वो सरफेस में। अब कैसा बोल रहा हूँ, उसकी डेप्थ जो गिवन है वो मेरे पास कितनी गिवन है? dx की जो वैल्यू गिवन है वो 2 मीटर डेप्थ तक में, ठीक है? और जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है वो 0.02 पॉइस गिवन है। क्या गिवन है? पॉइस गिवन है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना फोर्स चाहिए उसे मूव कराने के लिए इस वेलोसिटी पे, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन पे ये बोला है कि दो सरफेस है। चलो भाई देख लेते हैं। दो सरफेस, एक ऐसा कहीं पे रेस्ट पे है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास? 2 मीटर है, ठीक? और तो और ये डेका की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू 0.02 पॉइस होती है। तो ये किस में गिवन है मेरे पास? सीजीएस यूनिट में। बाकी सब किस में है मेरे पास? एसआई यूनिट में। तो मेरा प्राइम टारगेट क्या बनता है कि 1 डेका पॉइस इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास? 10 पॉइस होता है। मुझे पॉइस में गिवन है तो किस में कन्वर्ट करना है? डेका में। यहाँ पर देखो, डेका छोटा है कंपेयर टू किसके? पॉइस के। तो 1 पॉइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 1/10 डेका पॉइस, ठीक? तो अगर मुझे डेका पॉइस में आंसर चाहिए तो ये क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? 0.02 को 10 दी पावर ऑफ -1 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया डेका पॉइस, ठीक? अब देखो, ये डेका पॉइस हो गया, इसकी थिकनेस 2 मीटर हो गई, इसकी एरिया तक गिवन है मेरे पास 4 मीटर स्क्वायर। इसको जिस स्पीड से मूव कराना है वो स्पीड है मेरे पास कितना? कितना है भाई? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक? अब फोर्स की वैल्यू पूछ लिया है, तो आपको मालूम है फोर्स की वैल्यू पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछा है। मतलब ये वेलोसिटी की जस्ट डायरेक्शन ले लिया, इसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड हमें एक्चुअल में फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या होगा? ईटा ए, और ये डीवी बाई ऑफ क्या होगा? डीएक्स, ठीक? तो ईटा की वैल्यू कितना है मेरे पास? 0.02 इंटू 10 दी पावर ऑफ -1। ए की वैल्यू कितना है मेरे पास? एरिया की वैल्यू 4 मीटर का स्क्वायर। वेलोसिटी या स्पीड कहां से कहां? इस एंड की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 0। यहां से यहां तक बढ़ के पहुंच रही है, तो 4 माइनस 0, ये कैसा है? चेंजिंग ऑफ स्पीड विथ कैसा है? हाइट, ठीक है? तो अगर इस चीज की बात कर रही है तो ये क्या बोल रहा है? 4 माइनस 0, और dx की वैल्यू कितना है मेरे पास? 2 है। तो यहां पर से देखो, ये इसे कैंसिल आउट करेगा, ये 2 हो गया,
और खुद बताना स्टार्ट करो तो एफ की वैल्यू कितना देखने को मिलेगी बोलो। ये 1 कितना हो गया, 4 और 2 8, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा -3 न्यूटन। मात्र इतना फोर्स चाहिए, मात्र इतना फोर्स चाहिए इसे इस कांस्टेंट वेलोसिटी में या कांस्टेंट स्पीड में मूव कराने के लिए। ठीक, देख लो कि और कुछ सही सही देख लो, इतनी स्क्रीनशॉट मारोगे क्या? मार लो, स्क्रीनशॉट मार लो। चले आगे, है ना जगह? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रफ करो, देखो कोई डाउट हो तो एक बार आराम से देख लो। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और है, अभी है 4-5 क्वेश्चन है इसमें, इंट्रोडक्शन का पार्ट ही तो है अभी। 1 2 कितने क्वेश्चन, 3 4 5, चलो 4-5 क्वेश्चन है मात्र, ठीक है। 3 तो फिर भी करेंगे ही। देखो क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हुआ स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, ए मैन इज रोइंग ए बोट विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कौन सा है मेरे पास, v नॉट, ठीक, in a river the contact area of boat is a and coefficient of viscosity is eta. If depth of river is d, then calculate the force required to row the boat। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि एक आदमी है जो बोट को आगे लेके जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड कितना है मेरे पास, v नॉट। कांस्टेंट स्पीड कितना है, v नॉट है। स्पीड की वैल्यू कितना गिवन है, मैं यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। स्पीड की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, जो कि कितनी है क्वेश्चन पे मेंशन कर रहा है, ये वैल्यू v नॉट है। चलो भाई बहुत बड़ी, एरिया a है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, और डेप्थ ऑफ रिवर d है। तो मेरे पास ये बोल रहा है कि कितना आदमी को फोर्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो देखो अगर समझने की कोशिश की तो जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास रिवर है जिसकी डेप्थ कितनी है मेरे पास, d है। चल भाई बहुत बढ़िया, ठीक, यहाँ पे अपने पास एक बोट, ठीक, इसको कांस्टेंट स्पीड से आगे लेके चलना है, तो इसके कॉन्टेक्टिंग एरिया की स्पीड कितनी होनी चाहिए, v नॉट होनी चाहिए। और यहाँ से मूव करते करते जैसे जब पैर होगी तो ये जीरो। तो इस कंडीशन पे ये जितना फोर्स आगे लगा रहा हो उसी के इक्वल और अपोजिट फोर्सेस किस साइड लग रहा होगा, पीछे साइड, जो कि कौन सा फोर्स होगा, विस्कोस फोर्स या ड्रैग फोर्स होगा। तो अगर मुझे इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है, मतलब e की वैल्यू 0 है, मतलब कौन सी स्पीड है मेरे पास, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड है, यही चीज होगी। ठीक, अगर कांस्टेंट है ये, अगर ये कांस्टेंट है तो आपको मालूम है कि जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ही मेरे पास एफ की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब जितना मेरे पास एक्चुअल में होगा क्या कि एफ, ठीक, ये अप्लाइड फोर्स है, माइनस वो विस्कोस फोर्स की वैल्यू बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये आदमी का अप्लाइड फोर्स इसे आगे लेके जा रहा होता तो जितना फोर्स ये अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा होता, अपोज कर रहा होता, तब ये इस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेट कर रहा होता, बट एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल है, जीरो के। तो जो भी अप्लाइड फोर्स होगा वो ड्रैग फोर्स के ही इक्वल होगा। ठीक, और ड्रैग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, ईटा ए, और क्या लिखते हो, डीवी बाई ओ डीएक्स। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यही। ठीक,
तो ईटा के लिए तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए ईटा ही मेंशन है, एरिया को ए ही मेंशन है, ठीक। और वेलोसिटी या स्पीड कितना है मेरे पास यहाँ 0 और इस पॉइंट के लिए वी नॉट, और डेप्थ कितना है मेरे पास डी। यही मेरे पास आंसर, इतना ही उसका अप्लाइड फोर्स भी होना चाहिए। देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन था। देखो जल्दी से अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बचा है। चलें आगे, चलो रफ करूं ये। अभी टोटल 5-6 क्वेश्चन देखना है, इतने में से क्या ही होगा। कुछ प्रॉब्लम क्या? चलो इसको मैं रफ करता हूं। चलो एक क्वेश्चन फिर से दिखना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड कितना है मेरे पास, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 2 मीटर having a mass 20 kg slide with constant velocity of 10 meter per second on an inclined plane lubricated with the oil of viscosity, lubricated with the oil of viscosity, eta is equal to 10 the power of minus 1 poise, 10 the power of minus 1 poise, ठीक, poise, taking g is equal to 10 meter per second square, calculate thickness of layer of the liquid। मुझे थिकनेस ऑफ लेयर बताना है, जहां पे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं और हमारे पास क्वेश्चन पे बोल रहा है कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, तो रख दो भाई, क्या दिक्कत है। क्यूबिकल ब्लॉक है ना भाई, पहले मान लेना, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक है और क्या बोला है कि ये इंक्लाइंड सरफेस यहाँ से कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ईटा की वैल्यू कितना है हमारे पास, 10 द पावर ऑफ -1 पोइज है। और क्या बोल रहा है मेरे पास कि मेरे इस ब्लॉक का जो मास है वो कितना है, 2 नहीं, साइड 2 मीटर है, मास कितना है हमारे पास 20 केजी, ठीक। और क्या क्वेश्चन पे मेंशन है कि स्पीड जो है वो हमारे पास कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, बस इतना है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन किया है, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब हर साइड से इसकी जो लेंथ है वो कितनी मीटर है, 2 मीटर है, ऐसा बोल रहा है। मैं लिख देता हूं कि ये क्यूबिकल है, ठीक। कई लोग वो स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं, तब के लिए ये, ठीक है। अगर देखो v 10 मीटर पर सेकंड मतलब कांस्टेंट है, तब वो ये पूछ रहा है कि इसकी थिकनेस कितनी है, इस फिल्म की थिकनेस की वैल्यू कितनी होगी कि जिससे वो कौन से स्पीड से चले, एक कांस्टेंट स्पीड से चले, ठीक। यही चीज क्वेश्चन में कह रहा है ना। अब देखो अगर क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट स्पीड से चले, जबकि इसकी कुछ थिकनेस है जो कि dx है, इस क्यूबिकल साइड की लेंथ कितना है, 2 मीटर, मतलब इसकी एरिया भी कितनी होगी, 2 इंटू 2 मतलब 4 मीटर स्क्वायर, यही होगा। अभी अभी हम जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और अगर मैं इसी चीज को अच्छे से देखूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि कोई भी बॉडी अगर इंक्लाइंड सरफेस पे रखी हुई है तो उस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो कि मेरे पास कैसा है, mg sin 30। एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स ऑफ अर्थ सेंटर लगेगा, लेकिन इंक्लाइंड होने के कारण दो कॉन्टेक्टिंग मतलब दो फोर्स के कंपोनेंट हो जाएंगे, एक सरफेस के परपेंडिकुलर, एक अलोंग ऑफ सरफेस, जिसमें mg sin 30 होगा, और ये कौन सा हो जाएगा, mg cos 30 होगा। अपने को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम पढ़े हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कभी भी मेरे पास बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, और अगर नहीं करता है ये बॉडी आगे स्लाइड करता है।
तो ये कन्फर्म करता है कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस कहाँ लगेगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट साइड, मतलब इसी डायरेक्शन में आपको कौन सा फोर्स आएगा, विस्कोस फोर्स आएगा। अब बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास, जीरो, मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि mg sin 30 की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली F के इक्वल होगा। और F कौन सा मेरे पास, विस्कोस फोर्स। ठीक, तो यहां से mg sin 30 हम पहले से ही निगेटिव डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन को मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे ले चुका हूं, तो मेरे पास यहाँ पर कोई प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, सब प्लस है। तो ये कितना होगा, एफ वी की वैल्यू ईटा ए dv बाई ओ dx। ठीक, देखो मास की वैल्यू 20, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 मेंशन करने के लिए बोला था, साइन 30 की वैल्यू 1 और ईटा साइन हाँ 1/2। ठीक, कहाँ गया, ईटा की वैल्यू कितना है, 10 पॉइस है। तो मुझे पॉइज किस में है, सीजीएस में है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई में। तो 10⁻⁻² पॉइज होगा, क्योंकि 1 पॉइज इज इक्वल टू 10⁻⁻1 डे का पॉइज होता है। ये क्या हुआ, डे का पॉइज। ठीक, तो ये हो गया 10⁻⁻² और एरिया की वैल्यू 4 और स्पीड कांस्टेंट रखना है। इस ग्राउंड लेवल की जो स्पीड है वो कितनी है, 0, और इस पॉइंट की कुछ ना कुछ आ रही है, कुछ ना कुछ आ रही होगी। और ये स्मॉल पोर्शन को ही आप कितना क्वेश्चन के हिसाब से मेंशन करोगे कि ये एच में कंसीडर कर ले रहा हूं। तो मुझे इस पॉइंट की 0 है, तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसे हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, और dx मतलब थिकनेस है, जहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, h हो गई। ठीक, तो h की जो वैल्यू आई, अब देखो ये कैंसिल हुआ, ये यहाँ पे 10 हुआ, तो h की जो वैल्यू देखने को मिलेगी, देखो क्या क्या आएगा, बताओ, ये हो गया, बोलो, 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10 अपॉन ये कितना हो गया, 10 इंटू 10। तो अगले स्टेप में h की जो वैल्यू आपके पास आएगी कितनी आएगी, देखो एक तो ढुचुम ढुचुम हो गई, अगला कितना हुआ, 4 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। मतलब मैं इसे कह सकता हूं कि h की वैल्यू 0.004 मीटर आएगा, मतलब 0.4 सेंटीमीटर आना चाहिए। देख लो 0.4 सेंटीमीटर, या मैं इसे कितना लिखूं, h की जो वैल्यू होगी वो 4 मिलीमीटर आएगा। देख लो इतना, पहले इसको देखो, बताओ, अभी और बचा हुआ है, अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं, 2 छोटे छोटे, एक लास्ट का बड़ा बस है। चल इसको रफ करता हूँ, ठीक है, चल स्क्रीनशॉट मार लिए होगे तुम लोग, इतने में तो एक्सपर्ट ही हो, स्क्रीनशॉट कैसे नहीं मारे होगे, हाँ? देखते हैं, ठीक, चलो उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हुआ स्क्रीन पे, देखो क्या बोल रहा है, ए प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बोल रहा है, ए प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर is placed on the upper surface of castor oil 2 mm thick, taking the coefficient of viscosity to be 15.5 poise. Calculate the horizontal force necessary to move the plate with a velocity 3 centimeter per second। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक प्लेट है जिसकी एरिया कितनी गिवन है,
मेरे पास सबसे फर्स्ट जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो मैं यहाँ पर लिखते चल रहा हूँ कि एरिया की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, ऑन द अपर सरफेस ऑफ कस्टर्ड ऑयल, जिसमें से उसकी थिकनेस भी गिवन है, मतलब dx की जो वैल्यू गिवन है वो 2 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ गिवन है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो गिवन है वो 15.5 गिवन है। ठीक है, और तो और वो भी किस में गिवन है, पोइज में गिवन है। और मेरे पास क्या गिवन है कि मेरे पास उसे कितना मिनिमम फोर्स का रिक्वायरमेंट हो, जिसमें से उसकी स्पीड कितनी मेरे पास मेंटेन करना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की जो वैल्यू बोल रहा है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन को जब फोकस करोगे तो तुम्हें ये दिखेगा कि इसमें लगभग लगभग सारे डाटा सीजीएस में गिवन है, सारे डाटा सीजीएस में गिवन है, तो हम क्यों कन्वर्ट करें उसे एसआई में। हम भी सीजीएस में कैलकुलेट कर देते हैं और जब हमें फाइनल आंसर जिसमें पूछा होगा उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो, मिलीमीटर बस को तुम सीजीएस में लेके आओगे तो ये 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -1, बस ये सेंटीमीटर पे आ जाएगा। अब देखो, फोर्स की रिक्वायरमेंट है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए, तो हमें ये मालूम है कि जितना विस्कोस फोर्स होगा उतना ही अप्लाइड फोर्स होगा। तो विस्कोस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ईटा ए डीवी बाई ऑफ कौन सा, dx। बस वैल्यू पुट करना सीख लो तो ये 15.5 हुआ, आता है ही, ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, कोई बात नहीं। और एक डीवी बाई ऑफ कौन सा हुआ, dx। तो कौन सी वेलोसिटी तक जाना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड तक, जीरो से स्टार्ट करके। और मेरे पास जो थिकनेस है वो 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -1 है, जहां पर से हम इसे लिख सकते हैं कि मेरे पास कितना हो गया, यहां पर से बोलो देखो, 10 दी पावर ऑफ -1 है, ये 10 दी पावर ऑफ 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15, 1 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 1 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया मेरे पास इनटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो गया ये मेरे पास प्लस का 4 डिवाइडेड बाय ऑफ 2। और ज्यादा मेरे पास सिंप्लीफाई करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कैंसिल आउट कर लो, बहुत बेहतरीन। ये 2 3.2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, यही होगा। तो मेरे पास अगर मन कर रहा है तो 23.25। अब देखो ये किस में आया है, मेरे पास डायन में आया है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डायन, 10 दी पावर ऑफ 5, 10 दी पावर ऑफ 5। ठीक, तो अगर 10 दी पावर ऑफ 5 हुआ तो ये 4 है, तब भी मेरे पास एक अभी कम पड़ रहा है, 4 कहाँ होगा, ये 3 होगा। ठीक है, ये भी किस में है, डायन पे। अगर न्यूटन पे चाहिए तो मेरे पास कितना करना पड़ेगा, यहाँ 10 दी पावर ऑफ -5 चाहिए, तो कितना हो जाएगा 0.2325 इंटू 10 दी पावर ऑफ -5 डायन। या तो इसी को मैं क्या लिख लिया कि F इज इक्वल टू 0.2325 क्या हो जाएगा न्यूटन। ये एक सिंपल सा ऐसा, देख लो, देख लो एक बार। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही, अभी है टाइम, देख लो एक बार। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है या नहीं लेना। ठीक है, चलो इसको रफ करता हूं मैं। देखो, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हुआ क्या, देखो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ए मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया कितना है मेरे पास 0.10 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू ए 0.02 kg mass थ्रू ए लाइट, through a light. The string passes over an ideal pulley considered massless and frictionless as shown in figure. A liquid film of thickness 0.15 millimeter is placed between the metal block and the table. When released, the block moves to the right
to the right with a constant speed 0.075 meter per second. Calculate the coefficient of the viscosity of the liquid if g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और काफी आसान सा है। ठीक है, देखो अगर तुम अच्छे से समझ गए तो काम बन जाएगा, और नहीं समझे तब तो दिक्कत है। देखो मैं डायग्राम बनाते चलता हूँ और डाटा हम लोग लिखते चलते हैं। ठीक है, इस तरह से एक ब्लॉक, ठीक इस तरह से कुछ गिवन है, ये सरफेस है फ्लूइड के लिए लिक्विड का, इस तरह से पुली लगी हुई है, ये पुली इसके ऊपर से ऐसे पास ऑन हो रही है। ठीक, एक ब्लॉक है इस तरह से। तो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेटल ब्लॉक की जो एरिया है, इसकी एरिया गिवन है कितना, 0.10 मीटर का स्क्वायर है, और कनेक्टेड है 0.02 केजी के मास से। मतलब इसका जो मास है वो 0.02 केजी है। और क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, कुछ ऐसा मेंशन किया है क्या? नहीं, इसकी थिकनेस मेंशन किया है। तो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी हमारे पास, 0.15 मिलीमीटर है dx की वैल्यू। और क्या बोल रहा है कि एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो v की वैल्यू 0.075 मीटर पर सेकेंड है। बस इतना सा मेंशन किया और बाकी कुछ भी ऐसा स्पेशल सा मेंशन नहीं किया। देखो अब अगर पहली बात समझो, तो अगर इसको मुझे कैसे लेके जाना है, एक कनेक्टेड स्ट्रिंग है, मतलब सभी का एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा। अब मुझे अगर इसे कांस्टेंट स्पीड से लेके जाना है, कौन सी स्पीड से लेके जाना है, कांस्टेंट स्पीड से लेके जाना है, तो एक बात समझो कि इस पूरी स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जीरो। कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक बात ये समझो कि अगर ये भी नहीं कि रेस्ट पे हो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब रेस्ट पे नहीं, ये कॉन्स्टेंटली वो मूव कर रहा होगा। अगर कॉन्स्टेंटली वो मूव कर रहा होगा तो एक बात ये समझो कि यहाँ पे जो टेंशन आ रहा होगा, ठीक उतना ही इस ब्लॉक पे भी टेंशन आ रहा होगा, उतना ही ये mg आ रहा होगा। और एक्सेलरेशन कैसा रखना है, इसका जीरो रखना है। इक्विलिब्रियम में है बट वेलोसिटी मेरे पास जीरो नहीं होगी। अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यू, टोटल समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। मतलब बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में, और रेस्ट पे तो रेस्ट पे। इसी के इक्वल और अपोजिट कौन सा आना चाहिए मेरे पास, विस्कोस फोर्स आएगा, तभी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। और आप देखो यहाँ से टेंशन की वैल्यू मेरे पास mg के इक्वल होना चाहिए, जहाँ पे m की वैल्यू 0.02 है और g की वैल्यू कितना है, 10 है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ से टेंशन की वैल्यू 0. कौन सा है, 2 न्यूटन है। और अगर मैं इसको कंपेयर किया तो T इज इक्वल टू एफ वी, जिसकी वैल्यू ईटा ए डीवी बाई ऑफ कौन सा, dx है। जहां पर से मेरे पास ईटा की वैल्यू पूछा है, ये टी की वैल्यू कितना है मेरे पास बता दो। टी की वैल्यू अभी काउंटिंग की हो 0.2, dx की वैल्यू क्वेश्चन पे मेंशन है भाई, कहाँ हो, इसकी थिकनेस 0.15 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 द पावर ऑफ -3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक, अपॉन ए की वैल्यू क्वेश्चन पे मेंशन है, कॉन्टेक्टिंग एरिया 0.10। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, यहाँ पे इस ब्लॉक का मास नहीं गिवन, मैं मान के चलो कह लिया कि इसका मास कितना है, 1 केजी, अपने साइड से कंसीडर कर ले रहा हूं, ताकि मेरे पास ऐसा लगे कि हमें जबरदस्ती का क्या इंट्रोड्यूस करवाना पड़े, फ्रिक्शन फोर्स। कई लोग अगर मैं इसको m1 इज इक्वल टू 1 केजी लिख दिया ना, आधे सोचने लगे कि फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क कर रहा हो। भाई विस्कोस फोर्स में बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। विस्कोस फोर्स के लिए हमारे पास बॉडी के वेट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलो अगले स्टेप में ए हो गया, और क्या बच गया, डी, कांस्टेंट वेलोसिटी 0.075। सिंप्लीफाई कर लो, खत्म हो जाएगी कहानी। देखो ये कितना हो गया, 3, 4, 5 और 6, मतलब कितना हो गया, 30 हो जाएगा, इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा, -6। डिनोमिनेटर में देखो 1, 2, 3 और एक कितना हो गया, 4। तो आप इसे लिखोगे
और ज्यादा अगर मन कर रहा है 4 ही बस लिख लो, क्यों चेंज करना है, ठीक है। 1 2 3 और 0.1 को 1 लिख लोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक। तो अगले स्टेप पे इसे सिंप्लीफाई कर लो तो आपको दिखेगा कि ये कितना हो गया मेरे पास 30 इंटू 10⁻⁻², इतना क्यों ही करना, 15 2 जा और ये कितना हो जाएगा 5, 2/5 को कितना लिखोगे 0.4 इंटू 10⁻⁻², तो ये मेरे पास किस में हो जाएगा डेकापोइज में, किस में हो जाएगा मेरे पास डेकापोइज में, ठीक है। या 0.4 या 0.004 हो जाएगा पोइज में, ठीक है। इतना ही आंसर आएगा इसका। चलो वीडियो जरूरत से ज्यादा लंबी हो जा रही है ऐसा लग रहा है मुझे, और नहीं भी हुई होगी तो पहला लेक्चर है आज का विस्कोसिटी पे, ठीक है। तो आज ज्यादा आगे मैं नहीं खींचता हूँ, आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से स्पीड क्या कर देंगे, मतलब स्पीड क्या बढ़ाएंगे, स्पीड यूट्यूब में यही रखेंगे। यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता, मैं कितना भी बढ़ा दूं या कितना भी घटा दूं, आपका मतलब मेरा जो कंट्रोल है किस स्पीड से बढ़ाना बढ़ाना और किस स्पीड से नहीं, वो आपके हाथ पे है। तो स्लो और फास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज पे अभी मैं ज्यादा फोकस नहीं करूँ तो ज्यादा बेटर है ना। मैं अपने हिसाब से अपना धीरे धीरे पढ़ाते चलूँ, आप उसको उस हिसाब से देखते चलो, रिवाइज करते चलो। विस्कोसिटी एक सेपरेट पार्ट में रखूंगा। एक्चुअल में अपने इस फ्लूइड मैकेनिक्स को मैं 4 पोर्शन पे रखूंगा, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनेमिक सॉरी फ्लूइड स्टैटिक का, फ्लूइड डायनेमिक्स का, फिर उसके बाद विस्कोसिटी और सबसे लास्ट में सरफेस टेंशन। अभी हम लोग विस्कोसिटी पढ़े हैं, तो अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 6-7 लेक्चर का ये रहेगा टोटल काउंटिंग करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी आप देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, मैं साइड में हट जाता हूँ, ठीक।